जहाँ तक ये प्रोटेस्ट का सवाल है ना यार, मतलब ये इसके अंदर मतलब मेरे से पूछ रहे हो मत आप, मैं आपको वाज़े तौर पे बता रहा हूँ कि ये 100% का 1000% के पॉलिटिकल है। पंजाब में तो पंचायतों में डिक्लेयर किया जा रहा है कि हर परिवार से 2 आदमी जाएंगे, लाजमी जाएंगे, और अगर कोई परिवार नहीं भेजता तो उसको 1500 रुपये जुर्माना है, और अगर वो 1500 रुपये जुर्माना नहीं देते तो उनका सामाजिक बहिष्कार है। तो ये आप ये मत मान के चलो ये ऑर्गेनिक है, ये क्रिएटेड है। और अब एक लेवल ऐसा आ गया, एक स्टेज ऐसी आ गई जब ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको पढ़ेगा तो वो जानेगा कि ये टोटल झूठ है। किसी की ज़मीन नहीं छिनने वाली, कोई मंडियाँ नहीं बंद हो रही, कोई MSP नहीं ख़त्म हो रहा, CACP अबॉलिश नहीं किया, APMC एक्ट अबॉलिश नहीं किया, सब कुछ चलेगा, बादस्तूर चलेगा। एक ऑप्शन दी है, ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ बेच लो, आप ना चाहो तो वहीं बेचो जहाँ बेच रहे हो। और अगर गवर्नमेंट और किसानों के बीच में सहमति बन गई तो इन लोगों का, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो, या और रीजनल पार्टीज हैं समाजवादी टाइप्स, इन लोगों का फ्यूचर खत्म, खल्लास। मैं डेट बताता हूँ आपको, 5 अक्टूबर 2020। 5 अक्टूबर 2020 को राहुल गांधी क्या कर रहा था? वो एक पीले से रंग के सोफा ट्रैक्टर में बैठा हुआ था, सुनील जाखड़ उसको चला रहा था, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बैठा हुआ था। इन लोगों ने एक लिटमस टेस्ट किया, इन्होंने देखा कि यार ये डुएबल है, यानी एक बार चलो करके देखते हैं, अपन एक ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। उसको इन्होंने नाम रखा किसान मजदूर बचाओ रैली। वो एक्चुअल में कांग्रेस बचाओ रैली थी। और राकेश टिकैत का तो तुम्हारे को पता ही होगा यार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर तुम्हारा अगर सिस्टम है, ये लोग तो माफिया है यार। 24 बीघे का किसान होता था बाबा टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। आज इनके एसेट्स को आप वैल्यूएट करके देख लो, ये कहाँ खड़े हैं लोग, कहाँ से आया इतना पैसा अचानक यार। दीप सिद्धू की फोटो दिखाएगी जी, वो बीजेपी के लीडरों के साथ हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, गृह मंत्री के साथ हैं। यासीन मलिक की देखी फोटो मनमोहन सिंह के साथ। तो मतलब वो कांग्रेस का एजेंट था, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एजेंट था, जिसने एक एयरफोर्स ऑफिसर को कत्ल किया, और उसने कबूला भी हाँ मैंने मारा है। खालिस्तान इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं है, खालिस्तान की मांगता नहीं कोई। एक खालिस्तान सपोर्ट करने वाली पार्टी है पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, सिमरनजीत सिंह मान उसके प्रेसिडेंट, और बड़े ओपनली बोलते हैं कि जब अपने को खालिस्तान चाहिए। और ये सब 49,000 वोट मिले उनको 1.5 करोड़ वोटों में से। सत श्री अकाल, दिस इज रमनीक सिंह मान और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। देखो वैभव, मैं आपको, हमारे देश में राष्ट्रपति भी सरदार रह लिया, प्रधानमंत्री भी सरदार रह लिया, ठीक है। मोदी की जब आप बात करते हो ना, ये अकेला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने जाली वाली टोपी नहीं पहनी पर पगड़ी जरूर बांधी है। और गुरुद्वारा बेर साहब में गए थे एक बार, आप देखना इनके माथे पे खंडा है, पटका पहना हुआ है पर खंडे वाला पटका पहना हुआ है। और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, उस वक्त की आप मोदी की फोटो देखना एक निकाल के इंटरनेट से, इसने सिक्खी स्वरूप में है, पगड़ी पुगड़ी बांध रखी, चश्मा वगैरह लगा रखा है। और जो चीज़ मेरे को छुई ना सबसे ज़्यादा, और उसके अंदर मैं नीतीश बाबू का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने किया सब। पंजाब राजभवन, हरियाणा राजभवन, हिमाचल राजभवन, और इस देश के अंदर जितने गवर्नर हाउसेज हैं, जितने राजभवन हैं, सबके अंदर पाठ हुआ, सबके अंदर कीर्तन दरबार हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था 1984 के बाद, कम से कम वो वक्त देखने के बाद, कि भारत में कभी ऐसा दिन आएगा कि बंगाल के राजभवन में, असम के राजभवन में, नागालैंड के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु का या पौंडीचेरी के राजभवन में कीर्तन दरबार लगेगा, गुरु साहब का पाठ किए जाएंगे। इमेजिन नहीं किया था कभी ऐसा हो सकता है। और जितना इस बंदे ने किया सिक्खी के लिए, मैं आपको बताऊं, ये दिल से रिस्पेक्ट करता है सिख रिलीजन की, और वो दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं होती। जितना इस बंदे ने किया ना, कोई नहीं कर सकता। हम लाख गाली दें इसको कुछ करें, पर इस आदमी ने, मैंने कई फोटोएं देखी हैं इसकी, कि जाली की टोपी दे तो रहे हैं इसको, बुला रहा है, हाथ में ले रहा है पर पहन नहीं रहा। और मैंने केजरीवाल को, राहुल को, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ये वाहिद ऐसा आदमी है, इसने सिर्फ और सिर्फ सिख कौम की निशानी को अपने माथे पे सजाना, अपने सिर पे सजाना कबूल किया,
और अगर हम इसको गाली देंगे ना तो हमारी कौम से बड़ी मूर्ख कौम कोई नहीं है। कुछ कह लो इसको आप, इसने पलट के कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं इसने गलत बोला। और हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर आप जानते हो वैभव कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट सिटीजन होता है स्टेट का वो गवर्नर होता है। और राजभवन की क्या वैल्यू है आपको पता है। और हर राजभवन में अगर कीर्तन दरबार करवा दिया इसने, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवा दिया इसने, ये हमारे खिलाफ तो नहीं है। आप मुझे वो कांग्रेस की सरकार बता दो या आप मुझे वो कोई गठबंधन की सरकार बता दो जो केंद्र में राज कर रही थी और उसने किसी भी ओकेजन पे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर सभी राजभवनों के अंदर ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम करवाया, मुझे एक बता दो सरकार, मैं आपसे सहमत हो जाऊंगा। और अगर आप नहीं बता सकते तो अगली बार ये मत बोलना कि मोदी सिखों के खिलाफ है। मोदी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री है। धर्म, जात, रंग, भाषा या आपका जेंडर मैटर नहीं करता, ये हम सब के लिए कर रहा है। और सिखों के लिए मैं दोबारा दोहराता हूं, करतारपुर साहब कॉरिडोर इसकी मर्जी के बिना पाकिस्तान खोल भी ना पाता। ये बोलता कि नहीं साहब मैं नहीं खोलूंगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमारे पास ये रिपोर्टें हैं, तुमने सब खालिस्तान का वहां पे प्रोपेगेंडा चला रखा है, तुमने भिंडरावाले की फोटो लगा रखी है, मैं तो नहीं खोलूंगा। तब तुम बोलते कि हाँ ये सिखों के खिलाफ है। इसने बोला यार जो रिस्क है उससे निपट लेंगे अपन, कोई बात नहीं, पर ये आस्था का सवाल है, ये होना चाहिए। अगर ये काशी विश्वनाथ में जाके मत्था टेकता है, अगर ये बद्रीनाथ जाता है, अगर ये केदारनाथ जाता है, ये किसी भी बड़े मंदिर में जाता है, तो ये दरबार साहब भी जाता है साहब, ये बंगला साहब भी जाता है। आप मुझे वो जगह बता दो जहाँ पे इसने सिखों के खिलाफ कुछ बोला हो, कहा हो या किया हो, इशारों में ही चाहे। अशरफ गनी को लेके चला गया जी, अशरफ गनी को लेके चला गया दरबार से। देखिए एक अफगान पश्तून को माथा टिकाया ले जाके। बिल्कुल, पर इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, मैं बताऊं आपको, क्योंकि जब नींव रखी गई थी ना दरबार साहब की, तो साईं मियां मीर ने रखी थी, वो खुद एक मुस्लिम थे। बट बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पश्तून बड़ा फर्क है। वो जो 21 सिखों और 10,000 अफगानियों वाली आप बात कर रहे हो ना, सरागड़ी की, हाँ ठीक कह रहे हो आप। और उससे भी प्रायर आप देखो, जो खुरासान है, खुरासान इज अफगानिस्तान। यस, खुरासान इज अफगानिस्तान। सो एक हिस्टोरिकल उसका भी तो अपना एक सिग्निफिकेंस है कि एक पश्तून जिनसे सिखों की एक हिस्टोरिक राइवलरी रही है, और ने हिंदुस्तान से ले जा करके अपने काबुल के और यहीं के बाजारों में बेची ना। मैं ना आपको एक देखो, वो बात आपने मेरे को याद दिला दी, हालांकि ये बात कहने की थी नहीं। युवराज का फादर योगराज, वो क्या बोल के आया वहां पे, कहता है हिंदुओं की औरतें टके टके में बिकती हैं। कहां से आए थे भाई हिंदू और सिख, कहां से आए? एक ही तो है। मैं तुझसे निकला, तू मुझसे निकला, हम एक ही तो है। आप मुझे वो मुस्लिम परिवार बता दो जो सिख हो गया हो, मिलेगी नहीं हिस्ट्री। और मैं आपको बताता हूं, जो आपने बात कही ना, ठीक कहा आपने, ये पठानों के ऊपर या काबुल के ऊपर अगर किसी ने राज किया है ना, तो सिर्फ सरदारों ने किया। रशिया भी वहां से जूते खा के गया, अमेरिका भी वहां से जूते खा के जा रहा है। हम लोगों ने अपनी बहादुरी से पठानों के दिल जीते हैं, तब उन्होंने हमारे को तस्लीम किया है, कबूल किया है। और अगर आपको पता होगा, हरी सिंह नलवा की बड़ी मशहूर है वो कहानी, सलवारें पहना दी थी इनको सबको। और ये बड़े हंसते हैं, इनकी आज नेशनल ड्रेस क्या है पता आपको पाकिस्तान के? शलवार कमीज। शलवार कमीज औरतें पहनती हैं। तो जिस कौम ने इनको शलवार कमीज औरतों की वर्दी पहना दी है, जिस कौम के जर्नैल के आगे इनके 93,000 सैनिकों ने माथा टेक दिया और आके अपने हथियार गिर दिए, अपनी सारे बैज उतार के, बेल्टें उतार के गिर दी, सरेंडर कर दिया, उस कौम के लोग आज पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारा खालिस्तान बनाने में मदद करो। कितने बेवकूफ़ हो, जो अपना देश नहीं बचा पाए, इनके देश के 2 टुकड़े हो गए, खालिस्तान बना के देंगे तुम्हारे को। ये पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं सिखों को, हमारी इमोशंस को ये खेल रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी इमोशन से मत खेलो। सिखों की कृपान जिस दिन तुम्हारी तरफ हो गई ना, जिस दिन खोपड़ी में ये आ गया ना कि करतारपुर साहब तो 2.5 किलोमीटर पे और ननकाना साहब तुमसे लेना ले लेंगे, और जब हमारी सिख फौज है वो तो कहती है हमारे को 1 घंटे का टाइम दे दो, सरकार 1 घंटे की छुट्टी दे दे, करतारपुर साहब तो 1 घंटे में ले लेंगे। इतना पैशन है।
तो ये सब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये खालिस्तान का ये जो सारा मामला है वैभव, ये 100% पॉलिटिकल है और ये ISI फंडेड है। और ये जो पैसे आप देख रहे हो ना, एक एक घंटे में $1.5 लाख ऐसे नहीं इकट्ठे होते, ये सब तैयार करके बैठे होते हैं कि टका टक हम डाल देंगे पैसे, और आप उसको निकलवा लेना, देख लेना, वो सिमिलर अमाउंट जारी होगी जो मैक्सिमम परमिसिबल होगी ना एक बार में, उतने वो डाल के भर देंगे उसको। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि खालिस्तान इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं है खालिस्तान की, मांगता नहीं कोई। एक खालिस्तान सपोर्ट करने वाली पार्टी है पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, सिमरनजीत सिंह मान उसके प्रेसिडेंट, और बड़े ओपनली बोलते हैं कि जब अपने को खालिस्तान चाहिए और ये सब। 49,000 वोट मिले उनको 1.5 करोड़ वोटों में से, 1.5 करोड़ वोटों में से 49,000 वोट मिले। ये सेंटीमेंट है उनके लिए लोगों का, और वो भी कहीं लोगों ने शर्म में डाल दी होगी, साहब घर आ गए यार, कैंडिडेट अपना डाल दो, कोई बात नहीं। ये रेफरेंडम की बात करते थे ना 2020, ये सब जूते खा के भागेंगे लोग, कुछ नहीं है इनका। और मैं फिर आखिरी बार कह रहा हूँ इस बात को, और आप सब समझना, जिन्हें मेरे सिख वीर ने, सिक्कियां दी खंड ते उछलने वाले सिख नहीं होंगे। गुरु साहब दे संस्कार होर सीगे, गुरु साहब दी सीख होर सीगी, गुरु साहब दियां कुर्बानियां तो कुछ सिख लो। पहली पातशाही ने भी कहा, खुरसान खसमन्ना किया, हिंदुस्तान डराया, पंजाब खालिस्तान ना किते भी नहीं है। 9वीं पातशाही ਨੂੰ हिंदी चादर कहते ਆ, पंजाब ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਦਰ नहीं कहते। समझो गुरुआं ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, गुरुआं ਦੀ ਕੀ सीख है, गुरुआं ਦੀ ਕੀ बख्शिश है। इस अपने मुल्क ਨੂੰ, अपनी कौम ਨੂੰ, अपने देश ਨੂੰ ਸਾਂਭ के रखो। ये पाकिस्तानियों के बाहरले मुल्कों के बैठे लोगों के पैसों के उपर उछल के ना। और मैं बताऊँ आपको, जितनी बार पंजाब डिवाइड हुआ है ना, हमारी सिख कौम कटी है, हम लोग शहीद हुए, हमारी माताएं बहनों की इज्जतें और आबरू बेआबरू हुई हैं। इनका कुछ नहीं कैसा होगा। ये सब ये पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये लोग, इनको पता भी नहीं क्या होगा। और हम लोग जो यूज़ हो रहे हैं वहाँ बैठे हुए, जिनको ये भी नहीं पता कि किस पॉलिटिकल खेल के लिए और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, किसानों को जो बैठे उनको पता भी नहीं है। इनोसेंट से लोग और इमोशंस में बैठे हैं वहाँ पे। ये चलाने वाले 5-6 नेता है, इनको उठा के जूते मार के अंदर करो, सब खत्म हो जाएगा 3 दिन में। बहुत सारी चीज़ें मिसकंसेप्शन के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि अगर आप JNK से नीचे आना शुरू करो, नॉर्थ से आप इधर को आते जाओ धीरे धीरे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे BJP हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी। हिमाचल में BJP की गवर्नमेंट है, हरियाणा में आज दूसरी बार BJP गवर्नमेंट है, कोएलिशन में है पर दूसरी बार सरकार है। इससे पहले पंजाब में जो सरकार थी वो BJP के सपोर्ट से थी, ठीक है। राजस्थान में इससे पहले BJP गवर्नमेंट थी, यूपी में BJP की गवर्नमेंट है। तो ये कहना कि एक BJP को डिमोनाइज किया वो एक अलग चीज़ है, बट इट्स मोर पॉलिटिकल देन जिसे कहते हैं रियल। अच्छा, अब लीडरशिप होगी तो फॉलोअरशिप होगी। पंजाब में BJP की लीडरशिप है कहाँ पे? अकालियों के साथ लगे रही BJP इतने साल, ठीक है। अकाली दल ने तो खूब मौज काटे, ये लोग कुछ 100 करोड़ से कुछ 1000 करोड़ के हो गए, दबा के करप्शन किया इन लोगों ने। और BJP की इनकी जब पार्टनरशिप की गवर्नमेंट भी थी, तब भी BJP का ये हाल था कि ये BJP के नेताओं को पूछते नहीं थे। रोते थे BJP के नेता जाके कि साहब हमारी पूछ हो जाए जरा, सरकार हमारी, हमारे भी विधायक हैं, 2-4-5 मंत्री जो बना दिए वो बना दिए। या BJP का जो स्टेट प्रेसिडेंट बन गया पंजाब का, वो जाके बादल साहब के साथ बैठ गया, अपने काम करवाने में इंटरेस्टेड थे। तो जो एक लीडरशिप की बात है ना, जब तक लीडरशिप नहीं होती ना किसी स्टेट में, तब तक वहाँ पे एक इकोसिस्टम तैयार नहीं होता, वहाँ पे एक काडर तैयार नहीं होता। और बिना काडर के सरकारें ना तो बनती हैं और ना चलती हैं। अब यूपी में गवर्नमेंट है BJP की, वहाँ पे लीडर है और तगड़ा लीडर है, कौन क्या बोलेगा उसको। सेंटर में गवर्नमेंट है BJP की, वहाँ पे लीडरशिप है, फेस है, वहाँ पे तगड़ा लीडर है। गुजरात में आज BJP की गवर्नमेंट है, लीडरशिप किसी की इस्टेब्लिश करी हुई है, और दूसरा आदमी वहाँ सरकार चला रहा है आज। तो ये जो एक सोच है ना कि यहाँ पे पंजाब में लीडरशिप ना होने के कारण एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि लगता है कि साहब BJP की यहाँ पे जड़ें नहीं है। सनी देओल कौन जानता था? सनी देओल क्या था? सनी देओल बन गया MP। टिकट किसकी थी? स्टेट कौन सी थी? ठीक है, आप ये भी देखो
सिद्धू आज कूदता फिरता है, सिद्धू बहुत कुछ बोलता है, सिद्धू तो पाला बड़ी जल्दी बदलता है, उसके तो डायलॉग भी बड़ी जल्दी बदलते हैं। उसने बीजेपी के साथ क्या छोड़ा, वो तो सीधा जाके भाजपा के गले पड़ गया, समझ रहे हो। तो लीडरशिप की बात होती है। ये भी तो बीजेपी की टिकट पे जीता था, अमृतसर से जीता था कि नहीं जीता था। तो बात तो चेहरे की भी होती है। और पंजाब में अगर आपको लगता है कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो आप यू आर मिस्टेकन। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंह को वोट पड़ेंगे और पंजाब में एक टीना फैक्टर आ जाता है एक टर्म 2 टर्म के बाद। और एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने वो बना रखा था सिस्टम, जैसे टेबल टेनिस होता है ना, कि एक बार बॉल उधर एक बॉल इधर, भाई ये चलता रहा, बहुत सालों से चल रहा है। आप मुझे वो दूसरी पार्टी बता दो जिसने सरकार बनाई हो पंजाब में। अकाली कांग्रेस, अकाली कांग्रेस, अकाली कांग्रेस, यही चला आ रहा है और लूट के खा गए पंजाब को। क्या सीन है इनका, आप देखो, उठा के टाइम देख लो, टाइमलाइन देख लो इनकी उठा के। पंजाब का इतना बड़ा डायस्पोरा है, इतने एनआरए रहते हैं बाहर, इतना पैसा बेचते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पंजाब फिर भी डेट रिटर्न है। हर साल 2 साल बाद बोलते हैं जी हमारे को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हमारे पास। क्यों नहीं भाई, फिजिकल मैनेजमेंट कहाँ है तुम्हारी, इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आती, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आती तुम्हारे पास। एनआरआई पैसे बेचते हैं, कहाँ करते हो तुम, क्या करते हो, खा जाते हो। तो बात यह है कि जहाँ पे एक सिस्टम बना लिया ना इन लोगों ने अपना, जैसे रेत की खाने हैं, माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक है, आपका केबल टीवी नेटवर्क्स हैं, ये सब जब कैप्चर कर रखे इन्होंने। या तो कांग्रेसियों के हाथ में व्यापार यहाँ के, या अकालियों के हाथ में व्यापार है। और यहाँ पे तो पॉलिटिशियंस भी नीचे ऐसे हैं, वो अकाली आते तो नीली पगड़ियाँ बांधनी शुरू कर देते हैं, कांग्रेस वाले आते तो सफ़ेद। तो ऐसा ही है यहाँ पे। बट अगर आप ये कहो कि पंजाब के अंदर बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। लीडरशिप की प्रॉब्लम है, लीडरशिप नहीं है, ये तो फैक्ट है। और कांग्रेस भी कहाँ जीतती। और लीडरशिप की बात करें तो आपको याद होगा 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया था राहुल गांधी को कि भैया तू मत आना पंजाब में, तू आ गया तो हमारी बनती बनती सरकार चली जाएगी। तो अब यहाँ पे अच्छा लीडर है तो सरकार है, और ऊपर पनौती है तो नहीं है, सीधी सी बात। देखो, जहां तक ये प्रोटेस्ट का सवाल है ना यार, मतलब ये इसके अंदर, मतलब मेरे से पूछ रहे हो मत आप, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि ये 100% का 1000% के पॉलिटिकल है, 100%। गुरकीरत सिंह एक एमएलए हैं कांग्रेस के पंजाब के, ही वॉज कॉट ऑन स्टिंग, आपने शायद वो स्टिंग देखा भी हो। ये आदमी कह रहा है कि साहब हम एज गवर्नमेंट, नॉट एज कांग्रेस पार्टी पर से, बट एज गवर्नमेंट, हम लॉजिस्टिक्स, पैसा, राशन और फ्रेश ब्लड, यानी कि ताज़े लोग यहाँ से भेज रहे हैं जो थक गए, वहाँ पे फटीक हो गए। जैसे फौज में होता है ना, जो जंग लड़ रहे होते हैं आगे, तो वो मोर्चा संभालने के लिए ताज़े लोग भेजते हैं, जैसे नई नए फ्रेश सैनिक जाते हैं, और वो जो फटीक्ड होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनको नीचे लेके आते हैं वापस। वो सारा सिस्टम यहाँ चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। और पंजाब में तो पंचायतों में डिक्लेयर किया जा रहा है कि हर परिवार से 2 आदमी जाएंगे, लाजमी जाएंगे, और अगर कोई परिवार नहीं भेजता तो उसको 1500 रुपये जुर्माना है, और अगर वो 1500 रुपये जुर्माना नहीं देते तो उनका सामाजिक बहिष्कार है। तो ये आप ये मत मान के चलो ये ऑर्गेनिक है, ये क्रिएटेड है। और अब एक लेवल ऐसा आ गया, एक स्टेज ऐसी आ गई जब ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अब भी ज़बरदस्ती हो रहा है, ठीक है। और इसको सस्टेन करने के लिए जो ये एफर्ट लगा रहे हैं, ये चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कुछ है, उसके पीछे रीजंस भी हैं यार। और मैं आपको रीजन बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स। अगर भारत के किसान के अंदर एक डिसकंटेंट या डिस्कॉर्ड इस सरकार के प्रति नहीं आता, या जैसे सीएए के वक्त, शाहीन बाग के वक्त उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम्स को गवर्नमेंट के खिलाफ पिच किया जाए कि ये एंटी मुस्लिम है। आपको याद होगा कहा था कि भाई तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी, अब कह रहे हैं तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी। दोनों ही बातें झूठे हैं, सबको पता है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, किसी ने लॉ पढ़ा है, मैं तो पढ़ा है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको पढ़ेगा तो वो जानेगा कि ये टोटल झूठ है।
किसी की ज़मीन नहीं छिनने वाली, कोई मंडियाँ नहीं बंद हो रही, कोई एमएसपी नहीं खत्म हो रहा, सीएसीपी अबॉलिश नहीं किया, एपीएमसी एक्ट अबॉलिश नहीं किया, सब कुछ चलेगा, बादस्तूर चलेगा। एक ऑप्शन दी है, ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ बेच लो, आप ना चाहो तो वहीं बेचो जहाँ बेच रहे हो। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑन रिकॉर्ड आगे बोलते हैं कि जी वो 2,000 रुपये अगर आधी रात को चाहिए हो किसान को तो वो आड़ती से ले लेगा, अगर कंपनी आ जाएंगी तो किससे लेगा? अरे कंपनी आ गई तो 2,000 मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। But why are you stopping a system which has worked for 100 years, which is the lifeline of our small farmer in our area, where there's an Artiya system which has worked and it's got a close relationship. It's a family sort of relationship with a small farmer. If a small farmer at night finds one of his family members ill and he hasn't got any money, he goes and knocks on the door of the Artiya and he takes 1,000, 2,000, 3,000 to take his children to his family member to the hospital. Will he do that with the corporate world? So while जो तुम झूठ जो फैला रहे हो ना तुम यहाँ पे, अगर किसान की जेब में पैसा है और उसको पता है कि मैं ये फसल बीज रहा हूँ, मेरी इस रेट को बिकेगी और जिस चीज़ की डिमांड है वही वो कल्टीवेट करेगा, तो उसको किसी से 2,000 रुपये मांगने की जरूरत क्या पड़ेगी? और ऐसे ऐसे मूर्ख बैठे हैं, ऐसे ऐसे पागल हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं एक चैनल पे बैठा था, मुझे कह रहा था कि बिना ब्याज के लोन देते हैं हमारे को आड़ती। मैं खैर वो आड़ती मेरे को दिखा दो मैं भी किसान हूँ, मुझे बता दो वो कौन सा आड़ती जो बिना ब्याज के लोन दे देता है। और ऐसे साहूकार बन गए ये लोग। और वो जो पुरानी पिक्चरें चलती थी सन 70 के दशक में, सन 60 के दशक में, हम देखते थे, वो एक काना सा शाहूकार होता था और वो कहते थे बिटिया आ जाओ, ये सब ये एक फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं था। आज तो हम उसके ऊपर हंस सकते हैं क्योंकि वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसान पहले से मजबूत हो गया है। 65 की लड़ाई के बाद जब से एमएसपी के ऊपर परचेज शुरू हुई है तब से बहुत चीज़ें बदल गई हैं और इन कानूनों के बाद और चीज़ें बदलेंगी। और कुछ पंजाब के लोकल पार्टीज़ हैं, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं जिनका बहुत बड़ा स्टेक है वेयर हाउसिंग में, लॉजिस्टिक में और मंडियों के अंदर। आड़ती जितने हैं ना यहाँ पे, मैक्सिमम आड़तियों को पैसा यहाँ से पॉलिटिकल फंडिंग से आता है और वो लोग उस पर थ्राइव करते हैं। तो इनकी तकलीफ़ तो बड़ी स्वाभाविक है और इनकी तकलीफ़ मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जायज़ भी है, क्योंकि ये लोग, अगर किसान राज़ी हो गया और अगर गवर्नमेंट और किसानों के बीच में सहमति बन गई, तो इन लोगों का, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो या और रीजनल पार्टीज़ हैं समाजवादी टाइप्स, इन लोगों का फ्यूचर ख़त्म, खल्लास। दे विल नेवर एवर बी एबल टू कम बैक टू पावर। क्योंकि इतनी बड़ी जनता को जब आप सेटिस्फाई कर लेते हो, इतने बहुत बड़े तबके को आप ना सिर्फ होप दे रहे हो, आप उनको एक्चुअली डिलीवर कर रहे हो। और मैं बताऊं आपको, 7-8 ज़िलों के किसान यूनियंस ने कल एक मीटिंग करी पंजाब में और उन्होंने कहा कि ये सामाजिक बहिष्कार और ये जुर्माना और ये ज़बरदस्ती दो आदमी भेजना ना, वी डोंट सब्सक्राइब टू दिस। हमारे को ये सब ड्रामा नहीं चाहिए और ये मत करो तो अच्छा है। कैन यू इमेजिन वैभव द कम्प्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट? कम्प्लिसिटी यानी कि मिली भगत सरकार की कहाँ आती है। मैं डेट बताता हूँ आपको, 5 अक्टूबर 2020। 5 अक्टूबर 2020 को राहुल गांधी क्या कर रहा था? वो एक पीले से रंग के सोफा ट्रैक्टर में बैठा हुआ था, सुनील जाखड़ उसको चला रहा था, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बैठा हुआ था। इन लोगों ने एक लिटमस टेस्ट किया। इन्होंने देखा कि यार ये डुएबल है, यानी एक बार चलो करके देखते हैं। अपन एक ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, उसको इन्होंने नाम रखा किसान मजदूर बचाओ रैली। वो एक्चुअल में कांग्रेस बचाओ रैली थी। उनको समझ में आ रही थी कि हमारा भविष्य खत्म है, क्योंकि अगर ये लॉज और ये कानून इतने बुरे होते तो ये इनकी मैनिफेस्टो में ना होते, ना ये आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में होते और ना शरद पवार इसके पीछे लगा होता। सिंस दीज आर फॉर द बेनिफिट, और इनको ये पता है कि ये जब फाइनली अपने पूरे रूप में आ जाएंगे तब किसान तुम्हारे को पूछेगा भी नहीं। यार क्यों पूछेगा तुम्हारे को? अपनी बात करो ना तुम। कांग्रेस पार्टी ने अक्सर 50 साल से ज़्यादा 60 साल राज किया है ना इस देश पे। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम वो कानून बता दो जो तुम किसानों के हक में लेके आए। आज बात करते हैं जी मंडियां खत्म हो जाएंगी, कानून मेरे पास पड़े, आप पढ़ लो, वो पॉइंट बता दो। यही तकलीफ है, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस नहीं करते। इनको पता है कि इनके पास ना तो रीजनिंग है ना लॉजिक है और एकेडमिक डिस्कशन इनके फेवर में आएगा नहीं, तो ये झूठ फैलाओ।
तो ये झूठ फैला रहे हैं और लोग उस झूठ को एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, और चल रहा है ये। पर ये प्रोटेस्ट जिस दिन, मैं पहले बोला एक बार ना, आप हिंदुस्तान के टॉप 4 या 5 बड़े लीडर्स का नाम अपने मन में सोच लो, जो टॉप लीडर्स हैं आपके हिसाब से, कि यार इनसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं पैदा हुआ। सोच लो, सोच लिया? 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत उनसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जिस दिन लोगों ने ये फैसला कर लिया ना कि बेटा तुम यहाँ पे चाहिए नहीं मारो बॉर्डर पे, 2 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। कितना बड़ा कोई टकायत हो और कितना बड़ा कोई चिड़ूनी हो और ये इच्छाधारी ना कितने साले रूप बदल लें, इनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे लोग। और राकेश टिकैत का तो तुम्हारे को पता ही होगा यार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर खुद तुम्हारा अगर सिस्टम है, ये लोग तो माफिया है यार। 24 बीघे का किसान होता था बाबा टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। आज इनके एसेट्स को आप वैल्यूएट करके देख लो, ये कहाँ खड़े हैं लोग, कहाँ से आया इतना पैसा अचानक यार, कहाँ से इतनी जमीनें बन गई, एसेट्स बन गए यार, इतने सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर लिया उन्होंने। इनको एमएसपी चाहिए। एक वो वीएम सिंह बुला के बैठा रखा था पीलीभीत से इन्होंने अपने साथ, 650 करोड़ के डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उस आदमी को एमएसपी चाहिए यार, क्या बातें कर रहे हो यार। 100% पॉलिटिकल है यार। गुरनाम चिरूनी, उसकी वाइफ इलेक्शन लड़ा, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से हारी, आम आदमी पार्टी की टिकट पे लड़ी, जमानत जब्त हुई। गुरनाम चिरूनी खुद लाडवा से, असेंबली सेगमेंट है हरियाणा का, उससे लड़ा, हारा। 2 चुनाव ये हार चुका है राकेश टिकैत, 1 चुनाव ये युगेंद्र यादव हार चुका है। और युगेंद्र यादव यार सोनिया गांधी की टीम में नहीं था क्या? तो ये आप इसको देख लो, आप दर्शनपाल सिंह को, ये एमबीबीएस डॉक्टर था, पीडीएफआई का फाउंडिंग मेंबर है, टीयूएफ का मेंबर है, टेक्निकल यूनाइटेड फ्रंट का। टेक्निकल यूनाइटेड फ्रंट का काम क्या है? वर्दी में जो हमारे सैनिक उनको मारना। कौन है यार ये लोग? ये किसान तो नहीं है। और अगर किसान नहीं है इनके लीडर्स, तो फिर ये प्रोटेस्ट भी किसानों का नहीं है। मैं शर्त लगा के बताता हूँ आपको, आप एक बार जाके पूछ लेना ग्राउंड पे, कितने वहां बैठे किसान, आप जाते हुए इंटरव्यू कर लेना, जिन्होंने काले कानून है, काले कानून, एक वो दे दिया उनको स्लोगन, वो नारा दे दिया, इनकलाब जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, खत्म। बस वो गुट्टी उन्होंने पी रखी और वो रट्टा मार रहे हैं उस बात का। राकेश टिकैत फंस गया एक दिन मेरे साथ टीवी पे। मैं पूछा भैया बताओ कैसे काले कानून है? कहना जी हमारी जमीन छिन जाएगी। मैं 3 कानून मेरे सामने पड़े, पेज नंबर बोल और पॉइंट बता दे मेरे को। हकलाने लग गया। एंकर शेड़ा था, मैंने एंकर को बोला मैं 4 जून 2020 का इसका आप बयान निकालो, हिंदुस्तान अखबार में छपा है इसका। 4 जून 2020 का इसका हिंदुस्तान अखबार में बयान छपा है, वो बयान पढ़ो और बताओ क्या लिखा उसमें। उसने कहा कि बाबा टिकैत जो मेरे पिताजी हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को अब शांति मिल गई और ये कानून वही कानून है जिनको हम मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे को अपनी फसल की कीमत तय करने की आज़ादी मिल गई, अपनी मर्जी की जगह पे बेचने की आज़ादी मिल गई, अब हम बाध्य नहीं हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सन 70 के दशक से यही काम किया। 50 साल बाद ये कानून आए और अब उसी का बेटा बैठा हुआ वहाँ पे। आज से ठीक 7 महीने पहले इसने कहा था कि कानून बहुत अच्छे हैं, आज ये कह रहा है यार ये काले कानून है। उसके बाद जवाब नहीं था, हकलाने लग गया वो। ऐसी एक कॉल पहले दी थी इसने, चिरूनी ने, कि 15 अगस्त को हम काला झंडा फहराएंगे जिला हेडक्वार्टर पे। मैं कहा तुम बेवकूफ़ हो क्या, पागल हो? क्या कारण है? मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 दिन छोड़ दो, 363 दिन तुम्हारे, जो मर्जी करो। और तुम झंडा फहराने की बात कर रहे हो, उस दिन भारत का झंडा फहराया जाता है, हमारी आज़ादी का पर्व है वो। और बहुत लोगों ने शहादतें दी हैं, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लोगों की कुर्बानियों और शहादतों के बाद और बहुत लंबी लड़ाई के बाद 200 साल के बाद ये आज़ादी मिली हमारे को। ये मूर्खता नहीं करनी, तब वो मान गया। इस बार भी कहा था कि 26 जनवरी छोड़ दो, 28 कर लो, 30 कर लो, तुमने परेड निकालो, ठाट से राजपथ पे निकालो, तुम्हारा कौन रोकता है? क्यों तुम रिंग रोड पे चलाते हो भाई? राजपथ पे चलाओ अपने ट्रैक्टर। एजेंडा डिफरेंट है यार। एजेंडा परेड निकालना नहीं है, एजेंडा भारत के ऊपर कलंक लगाना है, देश के ऊपर दाग लगाना है, ये इनका एजेंडा है। और ये एजेंडा जिनका हो, अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, वो किसान हो ही नहीं सकते। अरे मेरा किसान मेरे देश को, मेरे झंडे को अपमानित थोड़ी ना करेगा। लाल किले पे कौन सी फसल होती है बताओ जरा, वहां पे क्या करने लेके थे ट्रैक्टर? ये 100% पॉलिटिकल है वैभव। आपने पूछा, आपको मैंने पूरी कहानी सुना के बताया, ये 100% पॉलिटिकल है।
ये 2022 में इलेक्शन है, पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और वो चुनाव का जो नैरेटिव है ना, वो हरियाणा और यूपी के दिल्ली बॉर्डरों पे जाके सेट किया जा रहा है। दीप सिद्धू की फोटो दिखाई कीजिए, वो बीजेपी के लीडरों के साथ हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, गृह मंत्री के साथ हैं। यासीन मलिक की देखिए फोटो मनमोहन सिंह के साथ, तो मतलब वो कांग्रेस का एजेंट था, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एजेंट था, जिसने एक एयरफोर्स ऑफिसर को कत्ल किया, और उसने कबूला भी हाँ मैंने मारा है 5। हाँ, ही एडमिटेड टू इट ना, 5 माना ना वो कि मैंने कत्ल किए हैं। तो यानी कि वो कत्ल कांग्रेस पार्टी करवा रही थी, और जो डिस्टर्बेंस इतने सालों से कश्मीर में चल रही थी उसके पीछे कांग्रेस थी। मतलब यही बात हुई ना, अगर इफ दैट इज द कंक्लूजन यू ड्रॉ। अच्छा एक बात बताओ, साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाना ज्यादा नजदीकी दिखाता है या जप्फी डालना या गले लगना ज्यादा नजदीकी दिखाता है? बताओ, गले डालना। तो राहुल गांधी तो जाके पार्लियामेंट में गले लगा था मोदी के, ये भी मोदी का आदमी है। यही बात हुई, सिद्धू भाजपा के गले लगा था, तो वो आईएसआई का आदमी है। वो तो कैप्टन उसके इमरान खान के भी गले लगता है जा जाके, मेरा यार दिलदार। मतलब कुछ भी, और इतना मूर्ख समझते हैं लोगों को, लोग ये बोलेंगे और मान जाएंगे। अच्छा मान लिया भाई, ठीक है, अब कल को दीप सिद्धू को अगर पकड़ा जाए, उसके ऊपर मुकदमा चले, तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार 70 वकील तो नहीं खड़े करेगी उसके लिए। पहले दिन शाम को 26 की शाम को मैं इसके बयान सुन रहा था, और एक बड़ा सा वो एक ठेठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदाज में, हाँ पकड़ लो, जिसने किया पकड़ लो, 2 सजा। अब पकड़ लिया तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का तो हम प्री कंडीशन है कि पहले उनको छोड़ो। यार जब वो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं, उनको सड़ दे दो ना यूपी की जेलों में, दिल्ली की जेलों में, तुमने क्या लेना उनसे? मरने दो उनको। तुम्हारे किसान तो नहीं है ना, तुम्हारे बंदे तो नहीं है ना, नहीं है, मरने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? और तुम छड़वा रहे हो, और वहां से केजरीवाल कह रहा है, यहाँ से अमरिंदर सिंह कह रहा है, वहां से वो MS सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहा है कि जी हम इनको कंबल दे रहे हैं और हम इनको लीगल असिस्टेंस देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 70 वकील खड़े कर दिए हैं। बताता हूँ क्या होगा, केजरीवाल का जो झाड़ू है ना, तनका तनका हो जाएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या पंगा ले रहा है। इसको लगता है हर बार जैसे प्रोटेस्ट होता है उसके अंदर मैं जाके उंगली लगा देता हूँ और सब हो जाता है। और ये लोग जब किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं, किसी की तारीफ करते हैं ना, ये 1 रुपए वाले और ये झाड़ू वाले ना, तब समझ लेना कि यार वो आदमी या जिसकी वो हिमायत कर रहे हैं वो 100% लोग देश के गद्दार हैं। देशभक्तों के साथ तो ये खड़े नहीं होते, ये तो भगत सिंह की फोटो लगा के नीचे बैठ जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि भगत सिंह ने कुर्बानियां क्या दी थी। ठीक है, अब सिरसा की बात कर लेते हैं एक बार। गूगल करना, आप देखोगे MS सिरसा के ऊपर एक पर्चा दर्ज हो रखा है। वो पर्चा ऐसे नहीं कि मेरे आपके जैसे किसी ने कंप्लेंट करी पर्चा दर्ज हो गया, वो कोर्ट की डायरेक्शन पे पर्चा दर्ज हुआ है। क्यों पर्चा दर्ज हुआ है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुरुद्वारा फंड्स। और कोर्ट ने ये कहा है कि बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पर्चा दर्ज हुआ है। तो जो आदमी अभी सिद्ध नहीं हुए, मतलब कोर्ट में अभी चल रहा है, पर जिसके ऊपर एक एलिगेशन भी है, जिसके ऊपर एक FIR दर्ज है, जिसने गुरु की गोलक से चोरी करी है, मैं सिखों के उसकी बात पे विश्वास क्यों करूं? और DGMC का, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, उसको प्रधान होने का हक भी क्या है? 70 वकील खड़े कर दिए कैप्टन साहब आपने। आप तो ये कह रहे थे कि ये लोग BJP RSS के हैं। आपको क्या जरूरत है? BJP RSS खड़े करे वकील, हम देखते हैं। BJP RSS मैं तो नहीं सुना कि एक वकील खड़ा करा हो। उन तो मुकदमे दर्ज करे, वो आइडेंटिफाई करके अंदर करे। बात तो यही है ना कुल मिला के। तो ये मैं आपको कह रहा था, ये जो गेम खेल रहे हैं ना, ये इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, और वो बहुत अच्छा नहीं है। और क्यों, मैं बताता हूँ। ये ना किसानों को नहीं भड़का रहे सिर्फ, ये सारे के सारे खेल को ना सिख वर्सेस सेंटर बना रहे हैं, हिंदू वर्सेस सिख बना रहे हैं। और यही गेम उन्होंने पहले खेला था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस रेस्ट। कागज दिखाने पड़ेंगे, नागरिकता छिन जाएगी।
अच्छा, कंसंट्रेशन कैंप बना के तुम्हारे को उसमें डाल देंगे। अरे गजब है, मतलब वहां तक चले गए ये लोग। ये डफली गैंग है ना जो मीठी मीठी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा झूठ ये लोग बोलते हैं। जहाँ है कंसंट्रेशन कैंप उसके खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, जहाँ पे है वहां तो बोलते ही नहीं। वहां पे तो पाकिस्तान वाले नहीं बोलते यार, क्योंकि पैसा आता है वहां से, गधे बेचते हैं उनको तो फंड्स आते हैं उनके पास, क्या करेंगे यार वो लोग, नहीं बोल सकते ना भाई। अपने बाप के खिलाफ थोड़ा कोई बोलता है, बाप कितना बड़ा चोर हो क्या फर्क पड़ता है, इनका वो हाल है। तो ये लॉज के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जमीन के ऊपर लियन आ जाए, रहन आ जाए जमीन के ऊपर, समझ रहे हो, लियन हिंदी में रहन बोलते हैं, रहन आ जाए जमीन के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रोटेक्शन है। पहले भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, पर प्रोटेक्शन नहीं थी, डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम नहीं था, पेनल्टीज नहीं थी दूसरी पार्टी के ऊपर, सिविल मुकदमा होता था, दीवानी मुकदमे में दीवाना होता आदमी। सरकार ने कहा कि विद इन 30 डेज फैसला करना है, एपेलेट अथॉरिटी के लिए डिसाइडेड है। दीवानी मुकदमे में बताया यार, सिविल कोर्ट में केस की तारीख कितने दिन में पड़ती है, कितने दिन में तारीख पड़ती है केस की, 2 महीने से पहले तारीख नहीं पड़ती। और थोड़ा सा पुराना हो जाए केस तो 6-6 महीने की तारीखें पड़नी शुरू हो जाती हैं, साल भर की पड़ती है। हाँ, सिविल केसेस में पड़ती हैं, पैसे के लेन देन में तो लंबी तरीकें पड़ती हैं। यही काम रह गया कोर्ट को, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश करे, सबसे निचले लेवल के ऊपर सेटलमेंट की बात हुई और रास्ता खोला आगे जाने का। बट मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ऐसा चला रखा है इन्होंने, वो नीचे भी, अब वो उसके बियॉन्ड भी चले गए यार। सच पूछो ना, अब मैं बताता हूँ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पीपल हैव गॉन बियॉन्ड दैट ऑल्सो। उनको अब किसानों को समझ में आ गया कि मेरी जमीन कहीं नहीं जा रही, इन कानूनों में मेरी जमीन रहन नहीं होगी, मेरी जमीन के ऊपर कोई आदमी हाथ नहीं डाल सकता, समझ में आ गया। अब टिकैत ने 26 के बाद इसको बना दिया कास्ट इशू। अब ये मूछ का सवाल बन गया, अब ये खापों की पंचायतें बुला बुला बैठा रहे हैं, उसके अंदर ये रोज जा रहे हैं। दिस मूवमेंट इज नाउ बोथ पॉलिटिकल एंड अब कास्ट के ऊपर, और कास्ट की सारी राजनीति आपको पता है, इट्स ऑल पॉलिटिकल। अब ये खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर इससे ज्यादा। एंड डोंट मेक एनीथिंग मच आउट ऑफ इट ऑल्सो। पहले तो एज द हेड ऑफ द स्टेट, एज द चीफ मिनिस्टर, बीइंग एन एक्स आर्मी ऑफिसर, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि यू शुड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग्स द पीपल ऑफ योर स्टेट एंड पीपल ऑफ योर कंट्री rather than blackmailing. What Captain Amrinder is doing is playing with fire, and उनकी राजनीति मैं देख रहा हूँ सब ब्लैकमेल के ऊपर आ गई अब, कि जी पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, उसमें हथियार आ रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है। तुम क्या कर रहे हो भाई? पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, उसमें हथियार आ रहे हैं, वो सब हो रहा है वहाँ पे, तुम लोग देख रहे हो, ट्वीट करोगे कि होम मिनिस्ट्री को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजोगे साहब हमारे को ये सर्वेलेंस इक्विपमेंट चाहिए, हमारे को ये चाहिए, हमारे को बॉर्डर पे ऊपर ये स्ट्रेंथनिंग चाहिए। आपके पास यहाँ पे एडीजीपी, एक डीजीपी बॉर्डर रेंज अलग है, अपार्ट फ्रॉम योर डीजीपी सीआईडी, डीजीपी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास एक डीजीपी बॉर्डर रेंज अलग है। क्या कर रहे हो आप लोग? और अगर आपको एज ए चीफ मिनिस्टर डीजीपी बॉर्डर रेंज ने एक आपको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी है, तो देन यू शुड फॉरवर्ड टू द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द होम मिनिस्ट्री। ट्वीट करके थोड़ा बोलोगे तुम। अच्छा, दूसरा मैं सुन रहा था कि यार ये कह रहे थे कि पंजाब के जो सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो किसको तुम क्या, कौन सा यार तुम चूरन चटा रहे हो, किसको बता रहे हो? और यू थिंक यू आर डूइंग जस्टिस टू योर पोस्ट कि तुम सिर्फ अगले साल आने वाले चुनाव के लिए अपनी राजनीति कर रहे हो? थिंक अबाउट इट कैप्टन साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट है, फौजी हैं इसलिए एक अलग अंदाज से आपसे बात की जाती है, एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है सीनियर का। जरा आप सोच के देखना, जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग नो सर्विस टू द पीपल ऑफ पंजाब एंड हिंदुस्तान के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। और ब्लू स्टार क्या था, कैसे कंपेयर करोगे आप ब्लू स्टार से? गोल्डन टेम्पल पे, हरमंदिर साहब पे सीज था, कंपैरिजन कहाँ है? देयर इज नो कंपैरिजन, नंबर 1 बात। नंबर 2, आपने कहा कि एक लोकल न्यूज़ चैनल के ऊपर बड़ी जल्दी फंड रेज हो गया। भैया वो कीबोर्ड और माउस लेके और सब तैयार करके बैठे थे कि
पेमेंट पोर्टल खुले और हम इसमें पैसा डालें। दान दिखाता है ना उन्होंने, दे हैव टू शो सोर्स ना कि हमारे पास तो दान आया, हमने तो फंड रेज किया, हमने टीवी पे चलाया था, हमारे पर भी ये पैसा फिक्स्ड है। और एक फंड रेजर की मैं और बताता हूँ, मैंने हज़ारों देखे, उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, हर एक आदमी ने $50 $50 $50 $50। कैसे हो सकता है यार? कोई 21 भी देगा, 20 भी देगा, कोई 10 भी देगा, कोई $1 भी देगा, सब 50 दे रहे हैं यार। ये एक दिखावा है, एक दिखाने का तरीका है। और दूसरी बात, आपने कहा वो 80% खा जाएंगे, नहीं खाएंगे, वो इर्रिस्पेक्टिव, वो बेवकूफ़ बना के, और एक वो कहते हैं ना वो सपनों के सौदागर, बड़े सपने दिखाते हैं। वो कश्मीर को बड़े साल सपने दिखाए पाकिस्तानियों ने, अब वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं खालिस्तान का सपना दिखाने के लिए। कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। एक जन्म क्या, तुम 4 जन्म ले लो, ये पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान का सिख जो है ना, उसके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अंडमान तक, लक्षद्वीप तक सारा एक भारत है। इधर राजस्थान से लेकर अरुणाचल तक सारा हमारा एक भारत है। हमने क्या करना है यार? वो जो पंजाब, तुम अच्छा खालिस्तान का नक्शा दिखाते क्यों नहीं साले? ये पूछो इनको जरा, कहाँ से शुरू करोगे खालिस्तान को तुम, और कहाँ खत्म करोगे? इंडिया इंडिया में दिखा देते हैं, पाकिस्तान में दिखाते नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक डिक्टेटर जनरल था, जहाँ लोग बड़ा उसको पॉम्प एंड शो के साथ खालिस्तान का प्लान बताया, वो सब बड़ा खुश हुआ, हाँ चालू करो। तो उसके बाद उसने एकदम, क्योंकि फौजी है, उसने बोला मैप दिखाओ तो मैप दिखाया तो कहने लगे ये सारा कुछ, कहता तू पागल हो गए, ये तुम तो पंजाब सारा लाहौर तुमने खालिस्तान में डाल दिया। कहता इसको दूसरी तरफ लेके जाओ जरा बॉर्डर को, समझ रहे हो? अभी भी द मोमेंट यू से मैं खड़ा, मेरे को चाहिए खालिस्तान, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से उधर चाहिए मेरे को, खालिस्तान बनाओ। अब एक पंजाब है हमारे पास, पंजाब, दूसरा खालिस्तान प्रोविंस बनाओ इंडिया का, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बनाओ सारा वो पकड़ लो तुम। खैबर पख्तूनख्वा से लेके तुम नीचे इस्लामाबाद आ जाओ, इस्लामाबाद से नीचे रावलपिंडी आ जाओ, पिंडी से नीचे आ जाओ तुम गुजरात, गुजरात से नीचे लाहौर, नीचे गुजरांवाला सारा उतर जाओ तुम, बेल्ट नीचे तक उतर जाओ, दे दो हमारे को चाहिए। तुम बोलो कि मैं सिखों को कत्ल करूंगा, हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाऊंगा, हिंदू सिखों को आपस में लड़ाऊंगा, और ये जो एक इनसेपरेबल कौम है इसको मैं अलग करूंगा और फिर मैं खालिस्तान बनाऊंगा। नहीं बनेगा भैया। पहले भी कोशिश कर ली तुमने एक बार, दोबारा कोशिश भी नहीं करने देंगे। और ये 5-7 हज़ार लोग, 10,000 लोग बैठे हैं यार, इनके कहने से क्या होता है? और मैं तुम्हारे को एक बात बड़ी दिलचस्प बताता हूँ, ये गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग बैठे हैं वहाँ, बैठे हम $2.5 लाख दे देंगे, $3.5 लाख दे देंगे। ये अमेरिका में बैठे सिक्के उछाल रहे हैं, और इनके सिक्कों की खनक पे नाचने वाले सिख हैं क्या? गुरु के सिख ऐसे हैं क्या? गुरु ने ऐसे सिख सजाए थे? और ये सिखों की अगर खनक सुननी होती है, पैसा चाहिए होता है ना, ये ऐशो आराम और शोहरत चाहिए होती, तो गुरु साहब को क्या कमी थी? किस चीज़ की कमी थी? किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना थी। और पहली बादशाही ने ना, गुरु नानक साहब ने वचन किए थे, उन्होंने कहा था खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। ये कांग्रेस वाले बड़ा चूरन चटाते हैं लोगों को कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया और ये हिंदुस्तान हमने बनाया, इंडिया हमने बनाया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का। 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने कहा था खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, यानी कि खुरसान से आने वालों इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे जातियाँ करके हिंदुस्तान को डराया। और हिंदुस्तान अगर आपने सही मानों में पहचानना है ना, आपने देखना है कि हिंदुस्तान की परिकल्पना क्या है, हिंदुस्तान क्या है, तो आप गुरु नानक साहब की जो उदासियाँ हैं, जो उन्होंने सफ़र किया, ट्रैवल किया, वो देख लो। मैं सिक्किम गया यार बहुत पहले, वहाँ पे एक चुंगथंग करके जगह है, वहाँ पे गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा है। गुरु नानक लामा कहते हैं वहाँ पे उनको। गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा है सिक्किम में, ही इज बीन देयर। और अगर आपने भारत को समझना है ना, तो ये जो नक्शा अंग्रेज बना के देखे वो मत देखो आप। मैंने आपको बताया मैं तिरुपति की बालाजी गया हुआ था, नीचे आप केरला तक चले जाओ, हिंदू टेम्पल्स वहाँ पे भी हैं। आप ऊपर नेपाल चले जाओ, पशुपतिनाथ वहाँ पे भी है, काशी है, शंकराचार्य कश्मीर में अमरनाथ है, वहाँ पे हिंगलाज माता है सिंध में, बलूचिस्तान में, ये सारे शक्तिपीठ हैं। वहाँ तक आपको नहीं अच्छा लगता तो आप कंबोडिया में जाओ, वहाँ पे सबसे बड़े मंदिर ही कंबोडिया के अंदर है।
अगर आपने परिकल्पना देखी, अरे इंडोनेशिया वाले मानते हैं यार गणेश को, अपने नोट पे लगा रखा है गणेश जी की फोटो को। आज भी उनकी जो ऑफिशियल एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ एयरवेज है। तो तुम ये बता रहे हो कि यार हिंदुस्तान था ही नहीं। तो खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, किसकी बात हो रही थी? गवर्नर साहब ने ये तो नहीं कहा कि पंजाब डराया, गवर्नर साहब ने ये तो नहीं कहा कि खालिस्तान डराया। नहीं, नेवर। अच्छा, आगे आ जाओ। 9वीं पातशाही, गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह, देश और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। उनको हिंद की चादर कहा गया, तब भी हिंदुस्तान की बात हो रही थी। फिर ये कहते हैं कि साहब खालिस्तान की चादर तो नहीं थे वो, पंजाब की चादर तो नहीं थे। तो थोड़ी सी ना रीजनेबल लॉजिक और एक सेंस रखनी चाहिए हमारे सिखों को भी अपने अंदर। और जब आप ये बातें करते हो तो आपको समझना चाहिए कि दिस इज़ अ लार्जर पार्ट ऑफ द K2 प्लान, जो ISI का K2 में एक कश्मीर है और एक खालिस्तान है। अब 370-35 से हट गई वहाँ से, वहाँ पे उनको दिख रहा है भी शटर डाउन हो गया, अब तो दुकान बंद होगी। दुकान बंद होगी वो जो लोकल है उनकी भी, दुकान बंद होगी ISI पाकिस्तानियों की भी। अब दुकान खोल रहे हैं यहाँ पे, शटर उठा रखा है इन्होंने। और इसका आगाज़ कब किया आपको पता है? आपको याद होगा करतारपुर साहब कॉरिडोर जब खोला, उस वक्त भिंडरावाले की एक पोस्टर दिखा रखा था उन्होंने, जो प्रोमो वीडियो था उनका उसमें, तब भी मैंने ऑब्जेक्ट किया था। तो कहने लगे नहीं वो गलती से आ गया। मगर तुम हमारे को बेवकूफ़ समझते हो, गलती से आ गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो आपका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, उसमें तुम्हारे पास एक एडिटर नहीं है यार। एक एडिटर नहीं है जो उसको एडिट कर दे, क्लिप कर दे कि यार ये तो गलत आ गया, इसको काटो, ये क्यों चला गया इसके अंदर। द वेरी फैक्ट कि वो उसमें मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। करतारपुर साहब कॉरिडोर के ऊपर जो पाकिस्तान ने पैसा खर्चा, इट वॉज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन इंडिया। और यहाँ पे जो, अच्छा तुम इतना ही तुम्हारा दिल पसीजता ना। एक दिन वो मेजर आदिल राजा मुझे एक डिबेट पे कहने लगा कि सिख तो साढ़े भरा ने, $20 क्यों ले रहे हो अपने भाइयों से? भाई क्यों ले रहे हो $20? फ्री कर दो ना। गुरुद्वारे में जाके चाहे कोई वहाँ पे $10,000 चढ़ा दे, तुम मुझसे एंट्री फी क्यों ले रहे हो? तुम ये कह दो कि भैया यहाँ से लेके वहाँ तक जाने का मेरा 100 रुपये टिकट है, वो मैं तुम्हारे को ई-रिक्शा में लेके जा रहा हूँ, तुम वो पर्ची कटाएंगे, खुश हो गए। पर जब तुम ये कहोगे कि दर्शन के लिए $20 देने, तो तुम पैसे ले ही रहे हो, तुम कमा रहे हो ना उसमें से, ऐसा तो नहीं कर रहे। और दूसरा, ये तुम्हारा पॉलिटिकल डिजाइन था। और उसके अंदर सिद्धू ने खूब उनका PR का काम किया, उसने खूब वहाँ पे स्टेज पे मेरा यार दिलदार और ये सब खूब उसने क्रेडिट लेने की कोशिश करी। ही इज डेस्परेटली ट्राइंग टू टेक प्लेस और रिप्लेस कैप्टन अमरिंदर सिंह एज ए लीडर इन पंजाब। ये तो इनकी हालत है, ठीक है। अब अकालियों का, अब अकाली एक ऐसे मुहाने पे आके खड़े हो गए, मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। राकेश टिकैत के पास तो चला गया सुखबीर, उसको चांदी की तलवार भी भेंट करके आ गया। सिंगू बॉर्डर क्यों नहीं जा रहा वो पता है? जो जलालाबाद में हुआ ना, वही सिंगू बॉर्डर में होता है इसके साथ, मार मार के भगाते इसको। रवनीत बिट्टू की पिटाई हुई पीछे थोड़े दिन पहले, वो तो सिंगू भी नहीं जाने दिया, करनाल में कर दिया काम उसका। और बाय द वे रवनीत वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि ये सब खालिस्तानी है यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 2 धड़े हैं, एक वो जो अकाली प्रायोजित है, एक वो जो कांग्रेस प्रायोजित है, यानी कि स्पॉन्सर्ड है। तो जब भी कोई कांग्रेस का लीडर आता है तो अकाली वाले जो है ना वो उसके ऊपर दौड़ते हैं। और अब जब ये अकाली जाता है तो कांग्रेस के जो स्पॉन्सर्ड थे, जो गवर्नमेंट कर रही है सारी मशीनरी धकाधक अपने लगे हुए, इन्होंने सुखबीर का वही हाल करना है, इसलिए गाजियाबाद गया। बादल साहब सुन रहे हो मेरे को? सिंगू आओ जरा एक बार, देखते हैं आपको, आइए। जलालाबाद में तो कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेलर था, हल्के से लोगों ने पत्थर पुत्थर मारे आपके ऊपर। आप सिंगू आइए, कांग्रेस वाले खूब तैयार खड़े हैं वहाँ पे आपकी स्वागत के लिए। ये सच्चाई है। और आज का बयान देख लो उसका, चरनूनी का। चरनूनी आज कह रहा है कि ये राकेश टिकैत के जो हरियाणा के BKU के हैं वो सब बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, और ये सब खुद वो बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, और हम लेजिटिमेट हैं फार्म ऑर्गेनाइजेशन, हमसे बात करो।
यार ये लोग, आपने कहा था ना एक कमरे में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, सच है ये। तो ये प्रोटेस्ट इनका सिर्फ पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पीछे से इनको सपोर्ट है, और ये पैसा पूसा जो आप बता रहे हो ना, खूब पैसा दबा के आ रहा है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, और हर एक वो गुरसिख जिसने 10 गुरुओं में आस्था रखी, जिसने गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु माना, पढ़ना और समझना, किसी के उछाले हुए सिक्कों पे नाचने वाले ना, उनको सिक्कों को पकड़ने वाले सिख नहीं है। ये हमारे गुरुओं की वैल्यूज़ नहीं है, ये हमारे को संस्कार, ये संस्कार नहीं दिया हमारे गुरुओं ने। नहीं तो सिक्कों पर चलना होता तो हमारे जो छोटे साहबजादे हैं उनको थोड़ा सा प्रलोभन दिया गया। आप सोच के देखो, आप हमारे गुरुओं की कुर्बानियों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिगार्ड कर रहे हो, उसका एहतराम कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो, आप उनकी तौहीन कर रहे हो, सोचो। और मैं उनको कह रहा हूँ वाज़ेह तौर पे जो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं, और मैं उनको भी कह रहा हूँ जो वहाँ पे फ्री लंगर सेवा और वो जो शाम की दारू है, या जो शाम को आपको एंटरटेन करते हैं, या जो आप वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं उसके लिए वहाँ बैठे हो। इसके अंदर लेजिटिमेट कुछ भी नहीं है, कानून गलत नहीं है। 50 साल की लड़ाई के बाद ये हिम्मत करी किसी प्रधानमंत्री ने ये कानून लेके आने के लिए, और ये कानून आए हैं तो ये भले के लिए, बुरे के लिए।